जहाज में मसूद अजहर को डालकर उसको पैसा देकर कंधार पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी जी, आपके जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल जी, वो मसूद अजहर के साथ हवाई जहाज में एस्कॉर्ट बनकर कंधार गए। साल 1999 की है ये तस्वीर, जिसने 20 साल पहले हिंदुस्तान को बड़ा जख्म दिया। और अब उसी जख्म को 2019 चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुरेद दिया एक सवाल के साथ। क्या एनएसए श्री अजित डोभाल आतंकवादी मसूद अजहर को कंधार ले जाकर रिहा नहीं कराए थे? क्या मोदी जी ने पाक की आईएसआई को पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच करने नहीं बुलाया? आखिर 2019 में उस दिन दिल्ली से करीब 1150 किलोमीटर दूर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर 105 घंटे तक टैंक, तोप और बारूद के बीच अजित डोभाल और आतंकियों के बीच क्या बातचीत? 814 हाईजैक कांड में 149 हिंदुस्तानियों की जान बचाने में अजित डोभाल की भूमिका क्या थी? आखिर कैसे जम्मू की कोट भलवाल जेल से आतंकी सरगना मसूद अजहर कंधार तक पहुंचा? आज आपको आईसी 814 कांड और मसूद अजहर का सबसे सनसनीखेज सच पता चलेगा, जो अब तक ना तो आपने कहीं सुना होगा और ना आज तक देखा होगा। आखिर मसूद अजहर को क्यों छोड़ना पड़ा था? क्यों कंधार में कमांडो ऑपरेशन नहीं हो पाया? क्या मसूद की रिहाई को लेकर कोई कंफ्यूजन है? आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे डोभाल। अजीत डोभाल की जुबानी मसूद की कहानी। बात 20 साल पुरानी है। हाईजैक मुसाफिरों को रिहा करने के लिए भारत सरकार ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया, जिसे तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार हेड कर रहे थे। लेकिन अजित डोभाल उस ग्रुप में शामिल नहीं थे। डोभाल तब आईबी में स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन डोभाल के पास कश्मीर में काउंटर टेररिज्म से लड़ने का तजुर्बा था। लिहाजा सरकार ने उन्हें खास तौर पर बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। कंधार वाला इंसिडेंट था, जो हाईजैकिंग का इंसिडेंट था, वो एक फॉरेन टेरिटरी में था, एक ऐसी टेरिटरी में था जिस सरकार के साथ में हमारे कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे, और वो एक ऐसे लैंडलॉक्ड कंट्री था जिसमें जाने के लिए अगर हमें कोई हवाई जहाज से भी ले जाना पड़ता हो तो उस कंट्री की इजाज़त चाहिए थी, और जो कि हमें बहुत मुश्किल से मिल रही थी। जबकि हम नेगोशिएशन के लिए भी गए तो हमारे जहाज को जाने की पाकिस्तान इजाज़त नहीं थी। उस वक्त अजीत डोभाल अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बंधक बनाए गए हिंदुस्तानियों के रिहाई के लिए नेगोशिएशन कर रहे थे। तालिबान की जमीन पर तालिबान के संगीनों के साये में आतंकियों और भारत के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बीच बातचीत हो रही थी। अजीत डोभाल के सामने कैसे हालात थे, ये खुद उन्हीं से सुनिए। वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट अपने पैसेंजर्स को केवल खाली कराना नहीं था, लड़ना केवल उन हाईजैकर्स के साथ नहीं था जो उसके अंदर है। उससे बड़ी जो उनका टोटल सपोर्ट तालिबान की जो वहाँ पर सरकार थी, उनके टैंक्स, उनके मुजाहिद, उनके वॉलंटियर्स, जिन्होंने पूरा का पूरा कंधार एयरपोर्ट ढका हुआ था। वहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और उनके टैंक्स वगैरह चारों तरफ से वो थे। अगर हमें उन तक पहुँचना था और अपने पैसेंजर्स को निकालना था तो पहले इनसे लड़ना पड़ेगा, और अगर इनसे लड़ना पड़ेगा तो ये उतने ही नहीं होते, ये पूरे देश के ऊपर एक तरह का आक्रमण होता। उस आक्रमण में विजय पाने के बाद ही उस हवाई जहाज को रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन उस केस में सबसे पहला, अगर इस तरह का एंगेजमेंट, थ्योरेटिकल मैं बात कह रहा हूं, इस तरह का अगर कोई एंगेजमेंट शुरू होता तो सबसे पहले कैजुअल्टी वो जहाज होता, तो पैसेंजर तो सारे ही जाते। डोभाल के मुताबिक बंधक संकट के दौरान वो आतंकियों से सख्ती से निपटना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार की मुश्किल वक्त की बढ़ती सुई के साथ बढ़ने लगी। मीडिया का दबाव, बंधक यात्रियों के घर वालों का विरोध प्रदर्शन, और इन सब के बीच हाईजैकर्स ने हिंदुस्तान की जेल में कैद अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई के साथ साथ 200 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड रखी थी। ये वो वक्त था जब हालात भारत के एकदम विपरीत थे,
क्योंकि कंधार एयरपोर्ट पर कमांडो ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय नेगोशिएशन टीम को दबाव में रखने के लिए आतंकियों तक छोटे से छोटी जानकारी मुहैया करा रही थी। ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह थी कि एक एक पैसेंजर के बारे में उनका हमेशा ये रहता था, आप ये तो आपकी मजबूरी है कि आपको हम इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए आपका मीडिया क्या कह रहा है, देखिए आपके कंट्री के अंदर में आग लगी हुई है, देखिए बंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि आईएसआई के द्वारा उनको रेगुलरली ये फीडबैक दिए जा रहे थे कि प्रेशर बन रहा है, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर में प्रेशर बन रहा है, जनता प्रेशर डाल रही है, मीडिया प्रेशर डाल रहा है, इसलिए तुम लोग वेट मत करो और तुमको कोई खतरा भी नहीं है। इसलिए किसी भी उनको वो इस नेगोशिएशन को 4 महीने चला सकते थे, और हमारे लिए वो रमजान के महीने के अंदर में जबकि रिलीजियस पैशन हाई थे, हर मिनट और हर सेकंड उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी था, और हम लोगों के बाकी ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अगर कोई इस तरह का ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं कि कोर्सिव ऑपरेशन वो होता, उसके लिए भी तैयारी में थोड़ा समय लगता है, कुछ हमको मदद की ज़रूरत होगी, किस रास्ते से आएंगे, कैसे आएंगे, पाकिस्तान के आना संभव नहीं था, ईरान के थ्रू कुछ होगा, कैसे होगा, ये सब बातें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करते, लेकिन वहाँ पर ये संभावनाएं काफ़ी कम होती चली गई। जहाँ तक पैसे की डिमांड थी उसके लिए हमने थोड़ा सा आर्गू किया, लेकिन मेनली वो डिमांड उन लोगों ने ड्रॉप कर दी मुल्ला उमर के कहने पर, क्योंकि उसने ये कहा कि अन इस्लामिक है और इसलिए हम ये अन इस्लामिक काम आप मत करें। 2 डिमांड थी, एक सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी को एक्सह्यूम करने की और एक $200 मिलियन की। ये डिमांड उन्होंने तकरीबन नेगोशिएशन होने के, मैं आपको बताऊं, नेगोशिएशन का करीबन 1.5-2 दिन तक कोई डिमांड नहीं थी। ये डिमांड ही काफ़ी दिनों की देर के बाद आई, और काफ़ी देर तक तो नेगोशिएशन इसी बात पर चली कि आप अपनी डिमांड तो दीजिए। उन्होंने शुरू किया था कश्मीर से ट्रुप्स को हटाने का, पॉलिटिकल डिमांड के तौर पे थी कि आपने हमारा मुल्क ले रखा है, ये कर रखा है, जो भी बातें होती हैं इस्लाम के नाम के, उसके नाम के वगैरह के ऊपर में। लेकिन जब उनको लाते लाते लग के भाई स्पेसिफिक्स पर आओ, क्या करना है, कैसे करना है, तो जो डिमांड आई थी उसके अंदर में 3 डिमांड थी। 36 आदमियों की रिलीज़ की लिस्ट, सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी का एक्सह्यूमेशन और $200 मिलियन। ये 2 डिमांड्स कुछ समय के बाद में उन लोगों ने मान ली, और उन्होंने ये कहा, हमने भी उनसे कहा कि ये इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है, इसमें क्या सब है, कौन कौन सी इसके खिलाफ है, कौन कौन से इसमें इस्लामिक लॉज हैं जो कि इसको करते हैं और हम नहीं कर सकते और हमको नहीं करना चाहिए, तो कर मान गए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का हिस्सा रहे अजित डोभाल समझ चुके थे कि तालिबान की जमीन पर हाईजैकर की शर्तों को पूरी तरह खारिज करते हुए बंधकों की रिहाई मुश्किल है। ऐसे में बीच का रास्ता खोजा जाने लगा। किसी भी ऑपरेशन के सिचुएशन के अंदर में, किसी भी ऑपरेशनल एंगेजमेंट में आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन उन वही होता है जो कि अवेलेबल विकल्पों में सबसे अधिक इफेक्टिव हो सकता है, सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, सबसे ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हो और सबसे जल्दी से जल्दी समय में पूरा किया जा सकता हो। यहाँ पर अफगानिस्तान को तालिबान के रूल से हटाना संभव नहीं था, और तालिबान को उनसे डिसएंगेज करना संभव नहीं था, और आईएसआई, तालिबान और हाईजैकर ये तीनों इंटिटीज एक इंटिटी थी। हम इनके साथ में ज्वाइंटली लड़ रहे थे। वहाँ पर हम उस दौरान में एक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में सोच सकें जिसमें कि तालिबान इनको सपोर्ट न करे, क्योंकि अजहर मसूद का, और जब वो होस्ट कैंप में था और वहीं ट्रेनिंग भी देता था और इनको रिलीजियस प्रीचिंग भी देता था, तब से लेकर ओसामा बिन लादेन और बाकी सब लोगों के साथ में बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इस ग्रुप के, इस तंजीम के उनके साथ में बहुत घनिष्ठ। हमारे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो हम उनके बारे में भूल जाएं और अपने जहाज के बारे में भूल जाएं और अपने पैसेंजर्स के बारे में भूल जाएं, अपने कंट्री के अंदर में जो पब्लिक ओपिनियन का ग्राउंड सेल था उसके बारे में भूल जाएं, जो मीडिया कह रहा था, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कंपल्शन था उसके बारे में भूल जाएं, नेगोशिएट नहीं करें। और क्योंकि वहाँ पर हम उसको हाईजैक को वैकेट नहीं कर सकते, तो हम उसके बारे में एक इसको सोच लें कि ये एक नेशन एक प्रिंसिपल पोजीशन लेगा, चाहे नुकसान कुछ भी हो। दूसरा ये था कि नहीं, हम इस चीज़ को मिनिमाइज करें और नेशन के सामने जितना भी हो सकता है, चाहे उसमें डिस्क्रेडिट भी हो, कि हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें। अगर हम गेन्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में हमारी ये ज़रूर कोशिश थी, और पहली कोशिश यही थी, और हमें 2% 4% उम्मीद थी कि संभावना है वहाँ पर एक लिमिटेड कमांडो ऑपरेशन करके उनको रेस्क्यू करना एक संभावना थी।
अगर हमारे को ग्राउंड सपोर्ट न भी मिलता, लेकिन अगर ग्राउंड से अपोजिशन मिलता तो फिर यह संभव नहीं था। यह कहीं भी संभव नहीं है कि अगर किसी एयरपोर्ट के अंदर में आप किसी हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, हाईजैकिंग को, लेकिन अगर ग्राउंड सपोर्ट जो वहां के वो आपको अपोज करना शुरू करे, वो आपके ऊपर अटैक करे, तो फिर ये कमांडो एक्शन कोई संभावना उसकी नहीं थी। 2% 4% उम्मीद थी कि संभावना है कि तालिबान शायद ये कहे कि ठीक है आप जो मर्जी करना करिए। अगर वो हमारे को यह इजाजत देते तो हम जरूर इस स्थिति में थे कि हम अपने पैसेंजर्स को सुरक्षित वापस ले आते और हाईजैकर्स को खत्म कर देते। वहां पर हाईजैकिंग में कंधार के अंदर में यदि तालिबान न्यूट्रल होता और अपने आदमी हमें सपोर्ट के लिए नहीं देता, लेकिन हमें इस बात की इजाजत देता कि आप ऑपरेशन कर सकते हैं। और तालिबान के साथ में जो सबसे ज्यादा मेरा झगड़ा हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि ठीक है हम आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जहाज हमारा है, पैसेंजर हमारे हैं, क्राइम हमारी कंट्री में हुआ है, हम अपनी रिस्क और कॉस्ट के ऊपर में अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश करने की आप इसको हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि आपकी सॉवरेन आपकी टेरिटरी है, आपकी टेरिटरी पे हम तब तक नहीं कर सकते। और हम ये भी देख रहे थे कि हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। हमें जब वो इजाजत किसी भी हालत में नहीं मिली तो फिर हमारे को एक नेगोशिएशन के द्वारा जितना भी हम इसको मिनिमाइज कर सकते थे एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि हाईजैकिंग के अंदर गेन करता है टाइम जो नेगोशिएटिंग पार्टी होती है, जो कि गवर्नमेंट की पार्टी होती है, और जल्दी करता है, प्रेशराइज होता है टाइम के लिए जो हाईजैकर होता है। जो भी संभावनाएं होती हमारे एक्शन करने की वो तभी होती जबकि ग्राउंड के अंदर में या तो हमको सपोर्ट देने के लिए वहां की लोकल गवर्नमेंट तैयार होती, और अगर सपोर्ट नहीं करती तो कम से कम कहती कि आप जो चाहे करें, हम एयरपोर्ट छोड़ के जाए। नहीं, तालिबान का ये बिल्कुल एक्सप्रेस्ड वो था और बार बार इस बात को कर रहे थे कि हम आपको अपनी लैंड के ऊपर में कुछ नहीं करने देंगे, हम यहां खून खराबा नहीं होने देंगे, इसलिए हम आप ये नहीं कर सकते। और हमको ये भी नहीं बता सकते थे कि हम इसके लिए तैयार हैं। बातचीत के दौरान आतंकी अपनी शर्तों पर अड़े हुए थे। अजित डोभाल के मुताबिक भारत नेगोशिएशन के वक्त को बढ़ाना चाहता था ताकि हाईजैकर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जमीन तैयार की जा सके, लेकिन आतंकी जल्द से जल्द अपनी शर्तों को मनवाने के लिए दबाव बढ़ाते जा रहे थे क्योंकि उन्हें एक्शन का डर सता रहा था। क्योंकि हाईजैकर को तो डर होता है कि किसी वक्त भी ऑपरेशन हो सकता है, यहां उनको वो डर नहीं था। हाईजैकर फैटिग्ड होता है क्योंकि उसके ऊपर से सारे प्रेशर खत्म हो गए थे, उसको खाना भी मिल रहा था, वो नीचे भी आ सकता था, आराम भी कर सकता था, और उनको मदद करने के लिए पूरी की पूरी वहां पर तालिबान की फौज थी। हमारे ऊपर में प्रेशर था क्योंकि हमारा मीडिया और हमारे कंट्रीमैन एक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि हर घंटे लोग जानना चाह रहे थे कि कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या हम लोगों ने हासिल किया। एक नया मिलीनियम, एक नया वो शुरू होने जा रहा था, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर था कि वो एक ऐसे मिलीनियम में न स्टार्ट हो कि जहां पर एक दुर्घटना के साथ, एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी के साथ जो है वो हो। तो वो भी ये चाहते थे कि 31 दिसंबर तक हो सके। तीसरी बात जो कि सबसे बड़ा प्रेशर था कि ये बात पूर्ण रूप से स्टैब्लिश हो चुकी थी जब बॉम्बे की रेड हुई कि ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है, और इन लोगों ने अपने साथ में जहाज के अंदर में इसको ब्लो अप करने का पूरा साधन रखा हुआ था। तो ये डर कि बिना कुछ हासिल किए हुए हम अपने सारे के सारे पैसेंजर्स को खो बैठे और जहाज को का नुकसान कर बैठे, ये संभावना किसी भी क्षण ये लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कोई बहुत सीजन्ड या लॉजिकल लोग नहीं हैं, ये हाफ समझ लीजिए एक इम्बैलेंस्ड माइंड के लोग हैं, एक इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में, जिनकी मनस्थिति और जिनकी मनोवैज्ञानिकता के बारे में जो उनकी मानसिकता होती है वो एक बड़ी खतरनाक मानसिकता होती है। इसलिए हमारे लिए हर सेकंड कीमती था। जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंधार में इंगेज किया अपने आप को, जिस वक्त नेगोशिएटिंग टीम पहुंची, उसके बाद 6 दिन तक वो वहां पर रही। उस 6 दिन के अंदर में एक भी पैसेंजर को, एक भी इंडियन नेशनल का नुकसान नहीं हुआ, किसी को खरोच भी नहीं आई, जो कि हाईजैकिंग के मिशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, उनकी जान को बचा के रखना। और जब तक सरकार दूसरी पॉलिसीज या दूसरे निर्णय करती है तब तक उनको इंगेज करके रखना कि वो हमारे को प्रेशराइज करने के लिए, या क्योंकि वो तो फिदाइन मोड में थे, वो तो ब्लो भी कर सकते थे, और अब तो वो ऐसी जगह पर थे
कि जहां पर वो खुद उतर चुके थे, मतलब उतर सकते थे, आ रहे थे जहां से, जब बाहर जा रहे थे, कि वो खुद वहां से चले जाते और दूर से रिमोट से ऊपर उस जहाज को उड़ा देते, तो उनकी अपनी जान का भी खतरा नहीं था। जबकि वो अपनी जान के खतरे पर अमृतसर के एयरपोर्ट से भी उन्होंने फ्लाइट को टेक ऑफ किया, यानी कि वो खुद भी मरने के लिए तैयार थे और मारने के लिए भी तैयार थे। अब वो एक ऐसी जमीन पर पहुंच चुके थे जहां पर वो पूर्ण रूप से स्वयं सुरक्षित थे और हिंदुस्तान के जहाज को खत्म कर सकते थे और पैसेंजर्स को खत्म कर सकते थे, और बाहर से जो लोग आए थे उनको भी होस्टेज बना सकते थे, क्योंकि पूरी की पूरी तालिबान की फौज वहां पर थी। हमें इस बात की खुशी थी कि हमने जितनी देर भी नेगोशिएशन किया, हमने अपने किसी भी पैसेंजर को, चाहे उसको मतलब उसकी फिजिकल हेल्थ का सवाल हो या उसके लिए खाने का वो तो, या उनके द्वारा कोई नुकसान किया जाए, उसके पहले उन्होंने रूपेन कटियाल का मर्डर कर दिया था। लेकिन नॉर्मली नेगोशिएशन में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए और अपना थ्रेट ये सिद्ध करने के लिए कि रियल है और एमिनेंट है, अधिकतर वो 2-4 डेड बॉडी तो वैसे ही डाल देते, क्योंकि उससे हम इंटिमिडेट नहीं होते, पब्लिक प्रेशर कंट्री के अंदर में दुगना हो जाता, पॉलिटिकल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन हम लोगों ने 105 घंटे उनके साथ में मैंने बातचीत की है और उसकी मैं यही कोशिश की कि हम उनको हमेशा एक ऐसे मेंटल स्टेट में रखें कि जहां पर वो कोई वायलेंस एक्सरसाइज नहीं करें, और बाकी निर्णय तो सरकार का है। आखिरकार नेगोशिएशन टीम से हुई बातचीत के बाद 3 आतंकियों के बदले बंधकों की रिहाई पर हाईजैकर्स राजी हो गए। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद कंधार एयरपोर्ट पर बंधकों को रिहा कर दिया गया। यह ड्रामा उस वक्त खत्म हुआ जब सरकार भारतीय जेलों में बंद 3 आतंकियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 आतंकियों को अपने साथ कंधार ले गए थे। छोड़े गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का आका मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद शामिल थे। हालांकि डोवल ये मानते हैं कि हाईजैकर्स अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होते अगर अमेरिका से वक्त रहते मदद मिली होती। अमेरिका फ्रंट लाइन स्टेट है, अमेरिका मेन चैंपियन है फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और हम अमेरिका की डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं ले सके जबकि एयरक्राफ्ट यूएई के अंदर, उसके अंदर में एक ऐसे एयरपोर्ट के ऊपर में लैंडेड था जो कि एयरफोर्स का बेस था और अमेरिका से सपोर्टेड बेस था, माने अमेरिकन एयरबेस था यूएई अथॉरिटीज के अंदर में, और रूपेन कटियाल की बॉडी वहीं पर वो हुई थी। तो वहां पर जबकि ये पता लग गया था कि ये टेररिस्ट, ये हाईजैकर्स हैं और इनके इंटेंशंस भी वायलेंट हैं, क्योंकि उन्होंने डेड बॉडी डाली उस यंग मैन की, ब्रेव यंग मैन, आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम। तब हम इतना डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए अमेरिका के ऊपर में कि वो जहाज को वहां से ना जाने थे। तो शायद उसमें कई सारे फैक्टर्स थे, शायद राइट लोगों को शायद कांटेक्ट नहीं हो पाए होंगे, क्रिसमस की छुट्टियां थी, लोग अवेलेबल नहीं थे, नए मिलेनियम का वो था, वहाँ यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर भी चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, और समय भी इतना नहीं था, सिर्फ रात भर का टाइम था। वो करीबन रात को वहाँ पहुँचा है, करीबन 12-1 बजे और सवेरे 8 बजे चला गया है, तो उतना टाइम था। तो और हमारे एम्बेसडर को वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने एयरबेस के अंदर में, जबकि अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ पर था। तो हमारे को सबक लेने की बात है कि शायद अगर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं और ऐसी चीज़ों के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कंधार में आने के बाद तो अमेरिकन भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उस एयरपोर्ट के ऊपर में कंधार पहुंचने से पहले शायद हमारे पास में कई ऐसी पोजीशंस थी जहां पर कि हम कुछ वो कर सकते थे। ये सारे सबक हैं हमारे लिए। अजित डोवल का यह इंटरव्यू 2009 का है। तब डोवल ने IC-814 कांड का एक सच बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस पूरे हालात से हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। पूरी सीक्वेंस में अगर आप देखें तो कई सारे हमको सबक है जो सीखने को मिलते हैं। करीबन 4:35 के ऊपर में यह बात पता लग गई थी कि जहाज हाईजैक हो चुका है। यह भी पता लग गया था कि जहाज का मूवमेंट वेस्टवर्ड है, और हमारे को यह भी पता है कि जब भी वेस्टवर्ड मूवमेंट रहा है तो अमृतसर एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट रहा है जहां पर कि वो लैंड हो सकता है, जहां पर उसको लैंड किया जा सकता है। इसलिए और वहां से लगभग 8 बजे वो प्लेन गया है, उसने लीव किया है लाहौर के लिए। इसके बीच के 3.5 घंटे के समय के अंदर में हम अपने आप को पोजीशन नहीं कर सके
अपने ट्रुप्स को, अपने प्रिपरेशंस को, अपने इक्विपमेंट को कि हम अमृतसर में उसके लिए तैयार हो सकें। वो हम नहीं कर पाए। शायद जो NSG का प्लेन था वो भी शायद टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाया, और उन लोगों ने भी जो वहाँ पर थे और जो लोग वहाँ पहुँचे भी, उनको ये नहीं मालूम था कि ऐसी स्थिति में कार्रवाई कैसे की जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1999 में अजित डोभाल की भूमिका क्या थी। यानी अजित डोभाल ने कंधार कांड का जो सच बताया, उससे साफ है कि मसूद अजहर को मोहरा बनाकर कांग्रेस अजित डोभाल पर राजनीति कर रही है।